Hello everyone. So today our topic is sand. इससे पहले हमने सैंड मोल्डिंग पे डिस्कशन किया है, वहाँ है आप उस वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हो। हमने स्टार्ट किया था सैंड मोल्डिंग को। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ सैंड्स, है ना। आज हम ये देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के सैंड होते हैं विच वी यूज़ इन अ सैंड कास्टिंग, है ना। फर्स्ट थिंग इज फेसिंग सैंड। फर्स्ट सैंड कौन है? फेसिंग सैंड। तो एक्चुअली फेसिंग सैंड क्या होता है? ये वो सैंड है जो हम लोग मोल्ड कैविटी के इनर लाइनिंग पे हम लोग स्प्रिंकल करते हैं, छींटते हैं। वाई डू वी सो दैट? बिकॉज इट विल प्रोवाइड अ बेटर सरफेस फिनिश टू द कास्टिंग, है ना। ये कास्टिंग को बहुत ही अच्छा नहीं बोल सकते, बट अच्छा एक सरफेस फिनिश देता है। बिकॉज वी नो दैट in general, in casting the product we manufactured is having a rough outer surface, है ना। मतलब जो हमारा कास्टिंग बाहर निकल के आता है इन सैंड मोल्डिंग, वो क्या ऐसा होता है? रफ सरफेस का होता है ना। उसके सरफेस उतने स्मूथ नहीं होते हैं, वो हमें बाद में करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग, है ना। मशीनिंग के हेल्प से हम लोग करते हैं। तो अगर बेसिकली अगर बोला जाए तो आप अगर सपोज करो आप कि ये हमारा एक फ्लास्क है ना। ये हमारा एक फ्लास्क है, और ये मैंने बता रखा है पहले भी वीडियो में कि फ्लास्क क्या होता है। एक्चुअली फ्लास्क में दो डिवीज़न होते हैं, कोप एंड ड्रैग। बेसिकली वैसे बीच में चीक भी यूज होता है एज ए इंटरमीडिएट। तो अगर बात करूँ ये फ्लास्क है, तो इसमें जो मैक्सिमम आपको जो देखा जाएगा सैंड, अगर सैंड कास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैंड जो आपको देखने को मिलेगा कौन से टाइप का होगा? बैकिंग सैंड। तो बैकिंग सैंड क्या होता है? द सैंड विच इज फॉर्म्ड बाय बर्न्ट सैंड। जले हुए सैंड से बने हुए सैंड को ही क्या बोलते हैं? बैकिंग सैंड। और इसमें क्या होता है? एक अच्छा सा रिफ्रैक्टरी मटेरियल पाया जाता है। मीन्स कि इट कैन विथस्टैंड अ हाई टेम्परेचर, और जनरली इट इज़ इन ब्लैक इन कलर। क्यों? क्योंकि ये बार बार कांटेक्ट में हमारे हाई बोल सकते हो टेम्परेचर, जो मोल्टेन मेटल है उसके कांटेक्ट में आकर ये क्या होने लगता है? ब्लैकिश कलर होने लगता है, ठीक है। और ये बर्न्ड हो जाता है, जल जाता है। तो दैट्स वाई वी कॉल इट अ बर्न्ड सैंड, है ना। बैकिंग सैंड जो है वो बर्न्ड सैंड का बना होता है, या यूज्ड किए हुए सैंड को बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है सैंड कास्टिंग में, वो हमारा किसका होता है? बैकिंग सैंड का। नेक्स्ट, जस्ट इसके बाद आपको मिलेगा देखने को ग्रीन सैंड। ओके, आपको यहाँ पे फिर मिलेगा ग्रीन सैंड, है ना। ग्रीन सैंड भी एक टाइप ऑफ सैंड है। ग्रीन सैंड वो सैंड है दैट कंटेन्स मॉइस्चर इन इट, है ना। ग्रीन सैंड वो सैंड है जिसमें हमें मॉइस्चर देखने को मिलता है, यानी वाटर कंटेंट जनरली, ठीक। और इसी में हम मोल्ड बनाते हैं, है ना। इसी ग्रीन सैंड से टच में, इसी ग्रीन सैंड के टच में हम लोग क्या बनाते हैं? अपना मोल्ड यहाँ पे रहता है, जिस शेप का करना है उस शेप को हम यहाँ डालकर पैटर्न को, उस पैटर्न को डालकर वापस निकाल लेते हैं, और उसी शेप, वैसा ही शेप हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ जो है अब इन बिटवीन मोल्ड एंड ये ग्रीन सैंड के बीच में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? स्प्रिंकल करते, छींटते हैं। किसे? इस फेसिंग सैंड को इन दोनों के बीच में रखा जाता है। क्यों? बिकॉज इट विल प्रोवाइड अ बेटर सरफेस फिनिश टू द कास्टिंग, ठीक है ना। जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको बहुत अच्छा एक सरफेस फिनिश मिल सके, दैट्स वाई वी यूज अ फेसिंग सैंड, ठीक। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रीन सैंड। अभी हमने बात किया पहले, है ना, कि व्हाट इज ग्रीन सैंड। तो देखिए ग्रीन सैंड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सैंड दैट कंटेन्स मॉइस्चर इन टर्म एज इज टर्म्ड एज अ ग्रीन सैंड। तो अभी मैंने पहले बताया कि ग्रीन सैंड किसे बोल सकते हैं? वो सैंड जिसमें मॉइस्चर कंटेंट हो एंड हैव
एनफ स्ट्रेंथ, और इतना उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, अपने शेप को यानी मोल्ड के शेप को रिटेन कर सके, है ना, अनटिल इट ब्रेक डाउन, है ना, जब तक हम उसे तोड़े नहीं तब तक वो टूटे नहीं, मीन्स कि जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, वो काम नहीं करना, ठीक। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो ग्रीन सैंड क्या है, द सैंड विच कंटेन्स मॉइस्चर इन इट। अब अगर वहीं पे बात करूं ड्राई सैंड की, तो ड्राई सैंड क्या होता है, ड्राई सैंड वो सैंड है जिसमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट होगा ही नहीं, है ना, उसे हम बोलेंगे ड्राई सैंड, ठीक। अब एक सैंड आप और नोट कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं पार्टिंग सैंड, PARTING, पार्टिंग सैंड। तो पार्टिंग सैंड क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है कि इफ वी ड्रॉ अ फ्लास्क, तो फ्लास्क में दो चीज कंटेन होते हैं जनरली, एक ऊपर का पोर्शन हमारा कोप और नीचे का ड्रैग, ये बॉक्स टाइप का होता है, तो एक हो गया कोप, ये हो गया ड्रैग, इन बिटवीन कोप एंड ड्रैग वी sprinkle parting sand. Why we do so that? Why we do so? Because the cope and drag will not stick together, है ना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे में चिपक ना जाए, है ना, बिकॉज जब हम अभी आगे बात करने वाले हैं मोल्डिंग सैंड में, तो इन मोल्डिंग सैंड में जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोल्डिंग सैंड में क्या क्या कंटेंट होता है, और दूसरे लैंग्वेज में बोले तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मोल्डिंग सैंड, तो उसमें क्ले भी देखने को मिलेगा, है ना, क्ले वाटर के या लिक्विड के कांटेक्ट में आने से एक्टिवेट हो जाता है। तो पार्टिंग सैंड इन दोनों के बीच में स्प्रिंकल करने का पर्पस हमारा यही है कि सो दैट द कोप एंड ड्रैग विल नॉट स्टिक टुगेदर एंड वी कैन अपार्ट इट वेरी स्मूथली, है ना, वी कैन सेपरेट इट वेरी इजीली, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे में चिपके नहीं बॉक्स, इसीलिए हम इनके लाइनिंग में, और इन्हीं दो के लाइनिंग को ही हम लोग पार्टिंग लाइन भी बोलते हैं, है ना, ये मैंने आगे भी डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंकल करते हैं पार्टिंग सैंड, कि ये दोनों एक दूसरे में स्टिक ना हो, चिपके नहीं, ठीक। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ मोल्डिंग सैंड। अभी हमने बात किया कि व्हाट आर द टाइप ऑफ सैंड, अब हम लोग बात करते हैं कि एक मोल्डिंग सैंड में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, सो दैट वी कैन मेक अ गुड मोल्ड कैविटी, है ना, और एक अच्छा मोल्ड हम लोग कैसे बनाएंगे, मोल्डिंग सैंड कैसे बना सकते हैं। तो पहले अगर बात करें तो फर्स्ट वी मस्ट हैव सिलिका सैंड, है ना, सिलिका होना चाहिए, जो जनरली हमारा रिवर सैंड होता है, रिवर सैंड, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 70 to 85% सिलिका सैंड होना चाहिए उस मोल्डिंग सैंड में। और रिवर सैंड में बात करूँ तो सिलिका आपको 90 to 92% आपको देखने को मिलता है रिवर सैंड में, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं, सिलिका प्रेजेंट होनी चाहिए 70 to 85% उस मोल्डिंग सैंड में। नेक्स्ट क्या है, क्ले होने चाहिए, है ना, तो क्ले कितना होना चाहिए उस सैंडिंग मोल्डिंग सैंड में, 10 to 20%। अब क्ले भी दो टाइप के, अगर यहाँ और भी बहुत टाइप के हैं, बट जनरली हम लोग यूज करते हैं बेंटोनाइट एंड कैलोनाइट, है ना, जो कि नेचर में ऑकरिंग है ना, ऑकरिंग इन नेचर। और कैलोनाइट कैन विथ स्टैंड a temperature up to 750 to 787 डिग्री सेल्सियस, है ना, और ये बेंटोनाइट, ठीक। तो बेंटोनाइट कैन resist a temperature up to 1300 degree Celsius, and we prefer generally bentonite because of its water retentivity, है ना, क्योंकि ये वाटर को अच्छी तरह से रिटेन कर सकता है ना, ये बेंटोनाइट। ओके, और आगे बात करते हैं तो, और इसके
साथ होना चाहिए वाटर, इट मस्ट हैव कंटेन वाटर इन इट। और वाटर भी जो है ये 2 to 8%। अब ये 2 to 8% क्यों है, ये भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो 2 से 3% जो है वो 2 से 3% ये क्ले को एक्टिवेट करने में चला जाता है। 2 से 8% का जो है वाटर जो है वो क्ले को एक्टिवेट करने में चला जाता है, टू मेक अ बॉन्ड विद द क्ले, है ना, क्ले के बॉन्डिंग को एक्टिवेट करने के लिए। रेस्ट जो 4 to 5 बचा रहता है ना परसेंट वाटर का, वो किस में यूज होता है हमारा, टू इंक्रीज द फ्लोएबिलिटी, और वी कैन से दैट प्लास्टिसिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। ये अभी हम आगे बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज में। एंड द लास्ट वन इज एडिटिव्स। तो 1 to 4% जो है, 1 to 4% ये हम एडिटिव्स यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इसका रिक्वायरमेंट क्यों है एडिटिव्स का। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। ओके, चलिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड इज रिफ्रैक्टोरीनेस। तो ये क्या है भाई, इसे बोल सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द molding sand to withstand high temperature of the liquid metal without fusion is known as refractoriness। सपोज करो कि आपने, ये हमारा क्या है, ये हमारा मोल्डिंग सैंड है ना, और यहाँ पे हमने क्या किया, मेटल को पोर कर दिया, रेड हॉट मेटल। चलो आप इसमें पूरे में मेटल है। अब ये जो यहाँ हमने सैंड दिया है, ये हमारा पूरा मेटल है, लिक्विड मेटल भरा हुआ। अब रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब ये है कि ये बिना फ्यूज हुए, मतलब क्या, कि इसी का पार्ट ना बन जाए, इस लिक्विड मेटल में ही फ्यूज ना हो जाए, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब है इट इज द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल। क्योंकि यहाँ जो भी लिक्विड आने वाला है मोल्टेन स्टेट में आने वाला है, मीन्स द मेटल विल बी इन हाई टेम्परेचर, है ना, द मेटल विल हैव हाई टेम्परेचर। तो मेटल का हाई टेम्परेचर होने वाला है, और जिसके कारण ये जो हमारा ये जो मोल्डिंग सैंड है ये इसके साथ फ्यूज ना हो जाए, इसी में ना मिल जाए, है ना, और ये अपने शेप को रिटेन करके रखे, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टोरीनेस। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, एक लाइन में, वन लाइन में, तो ये सैंड का वो एबिलिटी है जो लिक्विड, मोल्टेन लिक्विड का हाई टेम्परेचर को झेल सके, है ना, विदाउट फ्यूजन, बिना उसमें मिले हुए। ओके, तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं, सब कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे सिलिका है, सिलिका का रिफ्रैक्टिवनेस जो होता है, यानी टेम्परेचर झेलने की कैपेबिलिटी, वो 1710 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे जिरकोनियम होती है 2700 डिग्री सेल्सियस, 200-700 डिग्री सेल्सियस। एंड इन सिरेमिक इट कैन रेजिस्ट अ टेम्परेचर अप टू 3500 डिग्री सेल्सियस। और वहीं ग्रेफाइट का है 4400 डिग्री सेल्सियस। एंड वी नो दैट ग्रेफाइट बहुत ही अच्छा एक लुब्रिकेंट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे मशीन्स में, है ना, या मेटिंग पार्ट्स में, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर रिलीज होता है, जहाँ पे आप ग्रीस लगाओ या ऑयल लगाओ, वो क्या हो जाता है, ग्रीस भी जो है, ग्रीस वो भी एक बोल सकते हो लिक्विफाई होकर बाहर निकल आता है ना। तो वहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट एज ए रिफ्रैक्टरी, सॉरी, लुब्रिकेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग परमेबिलिटी पे। तो ये क्या है भाई, परमेबिलिटी को वी कैन से दैट परमेबिलिटी एज पोरोसिटी, पोरोसिटी, ठीक, मीन्स
अब ये क्या होता है, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड, ये मोल्डिंग सैंड का वो एबिलिटी है सो दैट इट कैन अलाउ अ गैसेस टू escape फ्रॉम इट, है ना। ये मोल्डिंग सैंड का वो कैपेबिलिटी है ना, कि जिसके कारण ये गैसेज को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ करे। अब इसको और समझते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, एक मोल्डिंग सैंड है ना। अभी इस मोल्डिंग सैंड में क्या है, हमने एक पोर किया क्या, लिक्विड मेटल को, ये हमने लिक्विड मेटल को पोर किया, लिक्विड मेटल को एट हाई टेम्परेचर। ये लिक्विड मेटल क्या है, हाई टेम्परेचर पे, और इस हाई टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है वो इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। क्योंकि हाई टेम्परेचर पर क्या होने लगता है, मेटल में एयर इंड्यूस होने लगता है, तो एयर इसके साथ आ तो गया अंदर, बट जब ये मेटल सॉलिडिफाई होगा तब इसमें से क्या होगा, गैसेस रिलीज होगा, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा परमेबिलिटी। दूसरा क्या है, ये जो हमारे साथ ग्रीन सैंड हमने यहाँ यूज किया है, ये भी वाटर कंटेंट होता है ना। और यहाँ से ये ये जो एयर यहाँ जो इसके साथ मेटल के साथ आया है, ये इधर से भी पास होना चाहिए, है ना, इसके थ्रू, यानी सैंड के थ्रू। तो सैंड पोरस हो, यानी सैंड की परमेबिलिटी होगी, सैंड पोरस होगा तभी तो उससे बाहर निकल पाएगा, है ना। तो एक तो ये हो गया, ये हमारा ये मेटल में जो इंड्यूस होकर आया है गैस, है ना, वो जब मेटल सॉलिडिफाई होगा तो उसे स्केप होने के लिए जगह चाहिए। दूसरा क्या है, जब मेटल इसके हमारे ग्रीन सैंड के कांटेक्ट में आएगा जिसमें वाटर मॉइस्चर कंटेंट है, तो यहाँ से भी जो क्या है, वाटर जो है वो वेपर के रूप में बाहर जब आएगा, यानी गैसीय फॉर्म में बाहर आएगा, तो उसे भी स्केप होने के लिए जगह चाहिए। तो ये इधर तो नहीं होगा, ये कहाँ होगा, इस साइड को होने लगेगा। तो जब पोरस होगा तभी तो, है ना, पोरोसिटी होगी तभी तो वो बाहर आना है। और इन केस अगर ये बाहर आने का जगह ना हो, यानी मोल्डिंग सैंड की परमेबिलिटी अच्छी ना हो, तब क्या होगा, इसी मोल्टेन मेटल में ही, इसी मोल्टेन मेटल में ही ये गैस क्या हो जाएंगे, ट्रैप्स हो जाएंगे, है ना, ट्रैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा इसी मोल्टिंग मेटल के अंदर ही जब ये सॉलिडिफाई होगा, और इन रिजल्ट ये हमारा एक डिफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा हमारे कास्टिंग में, तो जिसे आगे चलकर हम बोलने वाले हैं ब्लो होल्स, है ना। इन लेटर लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द कास्टिंग डिफेक्ट, तो हम उसमें बात करने वाले हैं, इसे हम बोलेंगे ब्लो होल्स। और इस ब्लो होल के कारण बहुत मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाएगा। जैसे जहाँ पे हमारा मेटल होना चाहिए वहाँ एयर बबल्स ट्रैप हो गया, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, है ना, लोड बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो बहुत सारा फैक्टर देखने को मिलेगा। ठीक, ओके। तो अब अगर बात करें, तो ये परमेबिलिटी को समझ चुके हो कि वो एबिलिटी है सैंड की जिसके कारण ये गैस को स्केप यानी बाहर निकलने के लिए अलाउ करे, मदद करे। ठीक, और परमेबिलिटी को हम लोग नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, नंबर्स के फॉर्म में। ये जनरली हम लोग पीएन से डिनोट करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है वी एच अपॉन पी ए टी, जहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग मीनिंग्स है, तो आप यहाँ मीनिंग दिखा देते हैं। परमेबिलिटी मीन्स वी फॉर वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू स्पेसिमेन, और ये हमारा एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है ना, ये हमने एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम माना हुआ है। उसके बाद हाइट है, हाइट ऑफ अ स्टैंडर्ड सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन। ये क्या है, देख लो, एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है तो हमारा हाइट और डायमीटर दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो हमने ये पहले से मान के रखा है कि हाइट ऑफ ए स्टैंडर्ड सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन तो कैसा होगा, 5.08 सेंटीमीटर का। वहीं पी डिनोट्स पी डिनोट्स
P डिनोट्स प्रेशर डिफरेंस, है ना। और प्रेशर डिफरेंस कितने हम ले रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, कि जितना वहाँ से स्केप हो रहा है उसका प्रेशर हम लोग डिफरेंस हमने लिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट वन ए, इस फॉर्मूले में आपको ए भी नीचे दिख रहा होगा। तो ए क्या करता है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। ए है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन एंड टी इज टाइम टेकन बाय द एयर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन। और उस स्पेसिमेन से, है ना, उस सैंड से हमारे गैस को पास होने में कितना टाइम ले रहा है वो टी से डिनोट करते हैं और वो मिनट में हम लोग रेफर करते हैं। और पी एन यानी परमेबिलिटी नंबर जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। जो परमेबिलिटी नंबर है वो जनरली 60 टू 120 के बीच में वेरी करता है। और पी एन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, पी एन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, पी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मीन्स कि इफ वी इंक्रीज द टाइम, अगर टाइम इंक्रीज होगा ना तो ऑब्वियस क्या, हमारा पी एन यानी परमेबिलिटी नंबर क्या होगा, कम होगा। अरे भाई उसमें गैस को निकलने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा उस मोल्डिंग सैंड का परमेबिलिटी कम होगा यानी पोरोसिटी कम होगा, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। एंड वाइस वर्सा इज ट्रू, इसके उल्टा भी ट्रू है ना, कि टाइम अगर घटेगा, टाइम अगर डिक्रीज होगा तो हमारा ये क्या होगा, परमेबिलिटी नंबर इंक्रीज होगा यानी पोरोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक। ओके, तो आप यहाँ पे एक चार्ट देख लीजिए, दिखा देते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत जगह नहीं मिलेगा आपको देखने को। समझते हैं इसको कि परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी और हमने परसेंट ऑफ वाटर पे एक ग्राफ बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 पे एकदम हमें ऑप्टिमम परमेबिलिटी मिल रही है, मैक्सिमम, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे ऐसे वैसे वैसे हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है ना। और 8% ऑफ वाटर पे क्या हो गया, ऑप्टिमम चला गया, मैक्सिमम अल्टीमेट पे। एंड उसके बाद और वाटर हम ऐड करते हैं, अगर और वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, फिर हमारा परमेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ भाई, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, ये मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू गेट ऑल्सो। तो यहाँ देख लो आप, इफ द परसेंटेज ऑफ वाटर इज लेस इन मोल्डिंग सैंड, powder form of the clay will be filled into the gaps between the silica sand and the permeability will reduce। देखो बोलने का मतलब है कि जब हमारा 8% से कम वाटर कंटेंट है ना, तो जो हमारा क्ले हमने यूज किया है ना वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, है ना, मतलब वो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो जो पाउडर फॉर्म का, मान लो हमने अभी वाटर ही नहीं दिया और हमने सैंड के साथ क्ले मिक्स कर दिया, तो सैंड जो है, सैंड के पार्टिकल्स के बीच में कौन आकर बैठ जाएगा, क्ले। और जो वहाँ पे वैकेंट होना चाहिए था, पोरोसिटी होनी चाहिए थी, उसको किसने फिलअप कर दिया उस खाली जगह को, क्ले ने, है ना। तो हमारा परमेबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, अगर, अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि अगर हमने वाटर के परसेंट को इंक्रीज करते करते 8% पर ले आया, तब क्या होगा, ये वाटर 8% पे जो है ये क्या करता है, क्ले के बॉन्डिंग प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर देता है ना, क्ले के बॉन्ड सॉरी क्ले के बॉन्डिंग प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर देता है, ठीक। और जो वॉइड्स है, जो खाली जगह में अभी बैठा था, जो सिलिका, दो सिलिका के बीच में हमारा पाउडर क्ले बैठ गया था, अब वो जो है वहाँ पानी के कारण क्या होने लगता है, दो सिलिका सैंड के बीच में बॉन्ड बनाने लगेगा, तो उसको अपना जगह छोड़ना पड़ेगा, है ना। और वहाँ से क्ले अपना काम शुरू करेगा और सिलिका सैंड्स के बीच में बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा।
उन सभी को जोड़ने लगेगा, और इसके कारण क्या होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको यहाँ पे 8% पे मैक्सिमम ऑप्टिमम देखने को मिल रहा है, क्या, परमेबिलिटी। बट अब आगे और वाटर ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ 8% के बाद नीचे को आ रहा है, यानी परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों, वो भी देखते हैं। इफ वाटर इज मोर देन 8%, अगर हम 8% से ज़्यादा वाटर आप डालने लगेंगे, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब वाटर, पहले तो बेचारा सैंड घुस गया था दो सिलिका के बीच में, यानी सिलिका को चैन नहीं है ना, बेचारा परेशान रहता है। तो दो सिलिका के बीच में पहले तो पाउडर क्ले बैठा हुआ था, उसको हटाने के लिए हमने वाटर डाला, है ना। अब वाटर को जैसे ही वहाँ पे हमने डाला, तो वाटर तो एक्टिवेट कर चुका है उसके बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, लेकिन ज़्यादा हमने वाटर दे दिया ना, तो अब वाटर ही जो है वो सिलिका के सिलिका जो सैंड्स है, सैंड का ग्रेन्स है, उनके बीच में क्या हो जाएगा, फिल अप हो जाएगा, वो जाके बैठ जाएगा। तो वो भी परमेबिलिटी क्या करने लगेगा, डिक्रीज। ये तो वही बात हो गया कि पहली सरकार से खुश नहीं है, दूसरी सरकार को हमने बिठाया, तो भी वो फिर से वही काम करने लगा, है ना। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा यहाँ पे 8% से ज़्यादा भी अगर हम वाटर करेंगे, तो उसमें क्या होने लगेगा, क्ले की जगह कौन बैठ जाएगा, वाटर। तो इसीलिए 8% ऑफ वाटर पे हमें ऑप्टिमम परमेबिलिटी यानी मैक्सिमम परमेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया जाए। ओके, तो अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी को हम लोग कभी कभी प्लास्टिसिटी पे भी बात करते हैं, प्लास्टिसिटी, है ना। थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, बस आप समझ जाओ, प्लास्टिसिटी। तो फ्लोएबिलिटी क्या होता है, ये मोल्डिंग सैंड की वो एबिलिटी है ड्यू टू विच इट कैन यूनिफॉर्मली सेटल्ड इन अ मोल्ड, है ना। कि अगर हम ऊपर से उसे रैमिंग करें, है ना, ऊपर से ऐसे पीटे, जिस तरह से आटे को आप मारते हो तो कैसे सेटल होता जाता है ना, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, एकदम फ्लैट सा बनता जाता है। तो यही है फ्लोएबिलिटी, कि अगर हम किसी मोल्डिंग सैंड को ऊपर से रैमिंग करें तो अच्छी तरह से बैठ जाए, है ना। मीन्स कि फ्लोएबिलिटी या प्लास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए किसी भी मोल्डिंग सैंड की। ठीक, अब यहाँ भी वाटर से रिलेटेड यहाँ पे फ्लोएबिलिटी का ग्राफ है, जिस तरह से हमारा परमेबिलिटी का था। तो परमेबिलिटी और फ्लोएबिलिटी बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर। तो वो कैसे, वो देख लेते हैं, अभी सामने दिख जाएगा हमें। देखिए, अभी हम ऊपर देखे हैं कि हमारा जब यहाँ पे परमेबिलिटी था, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, है ना। यहाँ जस्ट उसके उलट है। मतलब देखिए क्या है कि 2% के नीचे, अब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर इधर है, ये फ्लोएबिलिटी है। तो ड्यू टू लेस परसेंट ऑफ वाटर देर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। जब वाटर कंटेंट होगा ही नहीं, तो क्ले को बेचारा एक्टिवेट कौन करेगा कि जाओ तुम सिलिका सैंड के साथ सिलिका सैंड का बॉन्ड बनाओ, है ना। तो फ्लोएबिलिटी होगा ही नहीं। मतलब समझो आप एक पाउडर पाउडर है ना, आप चेहरे पे लगाते हो, बहुत सारा पाउडर ले लो और ऊपर से रैमिंग करो, उसे हाथों से मारो, क्या वो सेटल हो जाएगा जिस तरह से आटा होता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्लोएबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे यही समझना है आपको। देखो यहाँ पे फ्लोएबिलिटी इस पॉइंट पे, फ्लोएबिलिटी आपकी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम वाटर इसमें इंड्यूस्ड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ये फ्लोएबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना। तो हमें फ्लोएबिलिटी को डिक्रीज करना है अप टू द सर्टेन लिमिट। ठीक है ना, जिस तरह से मैंने पाउडर को बोला, आप पाउडर कहीं पे रख लो, है ना, बहुत सारा, और उसको चाहो कि अपने किसी भी चीज़ से मारो उसको, तो क्या वो सेटल हो जाएगी? नहीं। उस पर कोई शेप ला पाओगे आप? नहीं, है ना। लेकिन कुछ उसमें वाटर ऐड कर दो, जिस तरह से हम सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लोर, आटा,
है ना। सूखे आटे को आप चाहोगे कोई शेप देना, दे पाओगे नहीं, बट कुछ वाटर ऐड करने के बाद आप आसानी से उसे क्या कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो। सेम केस हमारा मोल्डिंग सैंड के साथ है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम वाटर ऐड कर रहे हैं, फ्लोएबिलिटी जो है वो कम हो रही है और उसको आसानी होती है शेप देने में। बट यहाँ एक और केस है कि 8% के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा और आगे जाएंगे, तो फ्लोएबिलिटी फिर इंक्रीज हो जाती है। अब मतलब क्या, फ्लो ज़्यादा होने लगेगा। अब समझो कि आटे में आपने और पानी दे दिया, तो क्या आटा अब फिर से वही शेप का आ पाएगा जिस तरह से अभी मैंने 8% पे बनाया था? क्या वही फ्लोएबिलिटी रहेगी, कोई शेप दे पाओगे? उसमें अब वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया, तो आप जिधर का शेप देना चाहोगे वो शेप उस पर फाइन शेप आएगा ही नहीं, डिजायर्ड शेप उस पर बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लोएबिलिटी ज़्यादा आ गई है, वो फ्लो ज़्यादा होने लगा है ना अपने पोजीशन से। ठीक, तो यहाँ भी बात कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हो आप कि ड्यू टू लेस परसेंट ऑफ वाटर देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन क्ले एंड मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच फ्लोएबिलिटी विल बी हाई। अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला कि अभी मैंने पानी ही नहीं डाला, तो क्ले को कौन बोलेगा कि जाइए आप सिलिका के साथ बॉन्ड बनाइए? होगा ही नहीं। अब 8% पे देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, बाय इंक्रीजिंग द वाटर परसेंट अप टू 8%, फ्लोएबिलिटी विल बी डिक्रीज बिकॉज द बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। क्यों? क्योंकि अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगा है हमारे सिलिका और क्ले के बीच में, है ना। इफ वाटर इज एबव 8%, और अगर वाटर को हम 8% के ऊपर लेके जाएंगे, क्ले विल बी वॉश्ड। क्ले क्या हो जाएगा, वहां से बाहर हो जाएगा ज़्यादा वाटर देने पे, ठीक है ना। और जो बॉन्ड बन रहा था वो भी अब सिलिका सैंड के बीच में वो भी नहीं बनेगा, और फिर से फ्लोएबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक, तो आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ तो आसान है कि मोल्ड की वो एबिलिटी कि वो लिक्विड मेटल के प्रेशर को आसानी से झेल जाए विदाउट डिस्टॉर्शन, है ना। विदाउट बोल सकते हो आप डिस्टर्बिंग इट्स मोल्ड कैविटी और शेप, है ना। टू रिटेन, ये कौन सी है स्ट्रेंथ, क्या होता है? टू रिटेन शेप एंड साइज ऑफ द मोल्ड कैविटी एंड टू विथस्टैंड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल, है ना। हाइड्रोस्टैटिक जो फोर्स इंट्रोड्यूस होगा उस मोल्ड कैविटी में ड्यू टू मोल्टेन मेटल, उस लिक्विड मेटल के फोर्स को, है ना, आसानी से झेल जाए बिना टूटे हुए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड। ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास डेफिनेशन लिखा हुआ है, टू रिटेन शेप एंड साइज ऑफ द मोल्ड कैविटी एंड टू विथस्टैंड फोर्सेज अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल बाय द मोल्ड सरफेस, मोल्ड मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ। तो उस लिक्विड मेटल के फोर्स को झेलने के लिए उस मोल्ड के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसमें भी आप कहीं कहीं देखोगे कि ग्रीन स्ट्रेंथ होता है, ड्राई स्ट्रेंथ होता है और हॉट स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। तो हम उस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। ओके, हार्डनेस क्या है? टू मिनिमाइज, ये वो एबिलिटी है मॉडर्न सैंड की, टू मिनिमाइज इरोजन एंड टू विथस्टैंड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल ऑन द मोल्ड सरफेस, मोल्ड मस्ट हैव सफिशिएंट हार्डनेस, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द मोल्ड हार्डनेस नंबर। तो हार्डनेस को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? मोल्ड हार्डनेस नंबर के फॉर्म में, एंड इट वेरीज फ्रॉम 0 to 100, है ना। और हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो एवरेज वैल्यू जो है हमारा 60 to 80, ये रेंज का हम लोग प्रेफर करते हैं, जबकि हमारा वेरिएशन 0 to 100 का हार्डनेस हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है हार्डनेस? हार्डनेस मोल्डिंग सैंड का वो एबिलिटी है जिसके कारण अगर हम लोग लिक्विड मेटल को वहाँ से पोर करें उस मोल्ड कैविटी में,
तो वहाँ से कोई भी इरोजन ना हो। इरोजन मीन्स कोई भी सैंड अपने प्लेस को जगह से छोड़े नहीं, है ना, वहाँ से उखड़े नहीं। ठीक है, तो यही क्या है, हार्डनेस ऑफ द मोल्ड सैंड, मोल्डिंग सैंड, सॉरी। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। ड्यू टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ द मोल्ड दैट इज ग्रेटर देन 80। आप देखिए, एक एक प्रॉपर्टी का एक दूसरे पे यानी डिपेंडेंट है, कि अगर एक बढ़ेगा या घटेगा तो दूसरे पे उसका हमको इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ड्यू टू इंक्रीज्ड हार्डनेस ऑफ द मोल्ड दैट इज, अगर हम लोग 80 से ज़्यादा हार्डनेस वाला सैंड प्रेफर करते हैं, देन द परमेबिलिटी ऑफ द मोल्ड विल डिक्रीज। तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी उस मोल्ड की, डिक्रीज। और परमेबिलिटी डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, इट मे कॉज कास्टिंग डिफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब अगर सपोज करो कि हम 60 से ही कम ले लें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एवरेज जो है हम लोग 60 टू 80 नंबर का जो हार्डनेस नंबर का होता है सैंड वो प्रेफर करते हैं। पहले अभी मैंने बात के लिए 80 के ऊपर वाले के को प्रेफर करेंगे तो क्या होगा, लेंगे तो क्या होगा। अब मान लो 60 के नीचे वाले को लेते हैं तो क्या होगा, डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ कास्टिंग विल डिक्रीज। अब डायमेंशनल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया कि अगर हम लोग 60 से नीचे वाले सैंड को प्रेफर करेंगे तो उसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोलैप्सिबिलिटी। तो कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू कोलैप्स इजिली आफ्टर मोल्डिंग। मोल्डिंग होने के बाद यानी मोल्ड कास्ट होने के बाद, कास्टिंग होने के बाद उस मोल्ड को हम लोग आसानी से क्या कर सके, तोड़ सके और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल सके, है ना। और एक और क्या बोल सकते हो, एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच मोल्ड सरफेस विल नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस ड्यू टू कंट्रेक्शन ऑफ द कास्टिंग। मतलब जब इसे हम तोड़े, है ना, सैंड कास्टिंग होने के बाद, तो ये आसानी से टूट भी जाए, तो उसके लिए हम लोग कोलैप्सिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए या कोलैप्सिबिलिटी के प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, सॉ डस्ट। बिकॉज सॉ डस्ट जो है मोल्डिंग सैंड में मिलाएंगे तो हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, सॉ डस्ट जल जाता है, ऐश में बदल जाता है, तो ये पार्ट कमज़ोर हो जाएगा और आसानी से कास्टिंग के बाद हम इसको तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है, कोलैप्स का मतलब आप जानते हो तोड़ना, है ना। तो कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि आफ्टर द कास्टिंग वी कैन ईजिली ब्रेक द मोल्ड, है ना, एंड एक्सट्रैक्ट आर प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम लोग सॉ डस्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे एडेटिव्स यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सैंड, है ना। सैंड के अलावा ये सब हम दे सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे हमने ऐड किया है सॉ डस्ट एंड वुड फ्लोर। आटे का जो फ्लोर होता है वो, सॉरी, लकड़ी का जो, जिसे हम भूसा बोलते हैं लकड़ी का, वो यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, कोलैप्सिबिलिटी और परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है, मतलब कोलैप्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो ये भी हमें लिमिटेड ही देना पड़ता है। उसके बाद हम हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, लिंसीड यूज कर सकते हैं, लिंसीड ऑयल एंड डेक्सट्रीन टू इंक्रीज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड। और दूसरा है हॉट स्ट्रेंथ को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि स्ट्रेंथ भी जो है ग्रीन स्ट्रेंथ होता है, ड्राई स्ट्रेंथ होता है, हॉट स्ट्रेंथ। तो हॉट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। एंड सरफेस फिनिश को बेटर करने के लिए हम लोग इनर सरफेस पे यानी मोल्ड कैविटी के इनर सरफेस पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, कोल्ड डस्ट टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश। तो आई थिंक कि आपको सब समझ में आया होगा और मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा।
So if you like the video, please like and subscribe my channel, so it can encourage my effort, और आपके लिए बहुत सारा और वीडियो लाने में मुझे encourage मिलेगा, encouragement मिलेगी अगर आपके लाइक्स और शेयर होते हैं तो। ओके, फिर आगे के लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।